गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे जरा सा कल के लेक्चर्स के बारे में एक छोटा सा रिव्यू लेना चाहता हूं। होप कि आप सारे लोग को कार्डियक साइकिल एक सीक्वेंशियल इवेंट के साथ अच्छे तरीके से क्लियर होगा, क्योंकि मैंने उसमें जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल से स्टार्ट करके वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जिन दोनों को मिला करके टोटल 5 सब स्टेज हुए, फिर मैंने आर्ट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल को एक्सप्लेन किया था और साथ में बताया था कि ब्लड किस टाइप में पंप हो रहा था, जिसमें कि हम लोगों ने 2 साउंड के बारे में पढ़ा था, जिसका नाम था लब और दूसरे का नाम था डब। अब उसी कार्डियक साइकिल के इवेंट पे, यानी कि जितने भी ब्लड बॉडी से बाहर इजेक्ट आउट हुए और अब कितना ब्लड रिमेनिंग बचा हुआ और नंबर ऑफ ब्लड एक हार्ट बीट में कितना ml ऑफ ब्लड एक वेंट्रिकल से निकल रहा है, इसकी कैलकुलेशन अब हम लोग देखने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का अपन लेक्चर वीडियो फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ अ ब्लड रिलेटेड विथ अ कार्डियक साइकिल। फर्स्ट पॉइंट है दैट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। आप यहां पर देखो कि कहीं ना कहीं नाम से ही क्लियर है, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, यानी कब रिलैक्सेशन के एंड में कितना ब्लड बचा रहेगा, उस चीज को अपन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। जरा देखेंगे, द ब्लड वॉल्यूम एट द एंड ऑफ इट्स रिलैक्सेशन पीरियड डायस्टोल इज नोन एज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और ये कब होगा? ये उस समय होगा जब आर्ट्रियल सिस्टोल होगा। क्यों? क्योंकि आर्ट्रियल सिस्टोल के वक्त वेंट्रिकल्स ऑलरेडी क्या होते हैं? रिलैक्स्ड रहते हैं। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना हो गया? 120 ml। नेक्स्ट आता है दैट इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है क्या? सेम चीज है। सिस्टोल का मतलब आप जानते हो, दैट इज एक्साइटेशन जिसे कह सकते हैं अपन, कॉन्ट्रैक्शन जिसे कह सकते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो वॉल्यूम रिमेन कर रहा है उस चीज को अपन क्या करें? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम रिमेनिंग इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ सिस्टोल इज कॉल्ड एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। वो भी कितना होता है? नियर अबाउट 50 ml होता है। और ये कब होगा? जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। अब कोई कहेगा कि सर कल तो आपने बताया कि जब वेंट्रिकल कॉम्प्रेस हुआ तो वो अपना सारा ब्लड बाहर निकाल दिया। बेटा नहीं, आप एट्रिया और वेंट्रिकल्स का डायग्राम में स्पेसिफाई करो तो आपको दिखेगा कि एट्रिया की जितनी वॉल्यूम है वो वॉल्यूम वेंट्रिकल का 65 से लेकर के 70% के आसपास है, यानी ऑलवेज नियर अबाउट 30 to 35% ब्लड हमेशा वेंट्रिकल में प्रेजेंट रहता है। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा और दोनों के वॉल्यूम चैम्बर को आप डायग्राम में एक बार सेल्फ जज करके देखिए, आपको ये चीज दिखेगा कि एट्रिया का वॉल्यूम यानी एट्रिया का 100% वेंट्रिकल का महज 65 से लेकर के 70% के आसपास होता है। और एक और बात याद रखिएगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक में 130 ml कंसिडर्ड किया जाता है, जबकि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 60 ml कंसिडर्ड किया जाता है। ये सब सारे न्यूमेरिकल डाटा हैं जो बुक टू बुक, ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम को देखते हैं। बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम है क्या? स्ट्रोक वॉल्यूम एक्चुअल में एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का डिफरेंस को अपन स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। मतलब 120 माइनस 50 इज इक्वल टू 70 ml। अब ये 70 ml क्या है? एक्चुअल में यही वो ब्लड है जो हमारा एक वेंट्रिकल एक हार्ट बीट में क्या करता है? वेंट्रिकल से पंप आउट करता है, यानी उसी चीज को क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। मतलब द वॉल्यूम ऑफ अ ब्लड इजेक्टेड पर बीट फ्रॉम ईच वेंट्रिकल, ध्यान रखिएगा ईच वेंट्रिकल, इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट है क्या? कार्डियक आउटपुट एक्चुअल में वो है वॉल्यूम ऑफ अ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल इनटू द अओर्टा, और वो भी क्या? सिस्टेमिक और पल्मोनरी
ईच मिनट, प्रत्येक मिनट में जितना अपना हार्ट एक मिनट में कितना ml ब्लड पंप कर देता है उसी चीज को कार्डियक आउटपुट कहते हैं। सो कार्डियक आउटपुट कितना हुआ? इट इज द मल्टीपल ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट रेट 70 ml 72 beats per minute, नियर अबाउट 5040 ml 5040 ml, तकरीबन 5.04 लीटर पर मिनट हमारे एक वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है और उसी चीज को अपन क्या कह सकते हैं? कार्डियक आउटपुट कहते हैं। आज के लिए सबसे पहला क्वेश्चन कि कार्डियक रिजर्व क्या होता है? ये कुछ तो टर्म है, देखो कार्डियक रिजर्व ये मीनिंग क्या है? उम्मीद है आप इसके आंसर को जब रिसर्च करके दोगे, विकिपीडिया के थ्रू पर मत जाइएगा, बहुत परेशानी होगी कार्डियक रिजर्व को समझने में। सो अच्छे और ऑथेंटिक साइट के साथ जाएं जिसमें आपको कार्डियक रिजर्व के बारे में पता चले। नेक्स्ट, डायस्टोलिक फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स, यानी जब डायस्टॉल हो रहा था तब वेंट्रिकल्स में फिलिंग कितने स्टेप्स में हुआ? टोटल 3 स्टेप में हुआ। फर्स्ट स्टेप में 70% हुआ जिसे रैपिड इनफ्लो कहें, जिसमें हम लोग S3 साउंड सुन रहे थे, याद होगा आपको कार्डियक साइकिल में मैंने एक्सप्लेन किया कितना 70% रैपिड इनफ्लो। सेकेंड स्टेज था 5% जिसे डायस्टेसिस कह रहे थे, जब एट्रिया और वेंट्रिकल की वॉल्यूम नियर अबाउट सेम हो रही थी और फाइनली ब्लड क्या कर रहा था? एंटर कर रहा था, दैट इज डायस्टेसिस। और लास्ट स्टेज जो था वो 25% ब्लड जो एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के वजह से वेंट्रिकल में जाकर के पहुंचा, उस चीज को अपन लास्ट स्टेज कहते हैं। सो आप कैलकुलेट कर लो, टोटल 100% है वेंट्रिकल की फीलिंग्स को। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड इन अ बॉडी। बॉडी में ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? जैसे सिस्टेमिक आर्क पे 84% डिस्ट्रीब्यूशन है, आर्टरीज में 13% जाएगा, वेन्स में 64% जाएगा, कैपिलरीज और आर्टेरियोल्स में महज 7% रहेंगे। नेक्स्ट है हार्ट साउंड। हार्ट साउंड मतलब कार्डियक इवेंट के दौरान जो क्लोजिंग ऑफ वाल्व्स की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे अपन हार्ट साउंड कंसिडर करते हैं। अब ये जो साउंड हर्ड बाय द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज स्टेथोस्कोप, जो कि इन्वेंटेड बाय लिनेट। याद रखिएगा हमने 2 ही साउंड के बारे में डिस्कस करना है। वी आर इन द क्लास 11 टॉपिक, सो हम लोग S1 और S2 साउंड के बारे में ही डिस्कस करेंगे, जबकि S3 S4 के बारे में जानेंगे लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। S1 फर्स्ट साउंड जिसे लब कहते हैं। लब की जो लॉन्गर ड्यूरेशन होता है, देखो जरा टाइम इसकी ज्यादा है लेकिन इंटेंसिटी कम है। लॉन्गर ड्यूरेशन हुआ, साउंड कैसा है? इंटेंसिटी कम होगा तो डल होगा। कब होगा? तो एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आपको पता होना चाहिए लब साउंड उस समय डेवलप होता है जब क्लोजर होता है एवी वाल्व्स का, और ये एवी वाल्व्स बेटा अपन किसे कहते हैं? बाइकस्पीड एंड ट्राइकस्पीड को। नेक्स्ट जो अपना सेकंड हार्ट साउंड है, दैट साउंड इज कॉमनली नोन एज डब। डब पे जरा देखोगे तो यहां पर देखो इंटेंसिटी और टाइम के रेस्पेक्ट में जब इसका ग्राफ ड्रॉ किया गया तो इसका टाइम जरा देख लेना, नैरोअर है, मतलब शॉर्टर ड्यूरेशन का होगा ये, लेकिन इंटेंसिटी ज्यादा है तो साउंड कैसा होगा? शार्प होगा। अकर कब होगा? वेंट्रिकुलर डायस्टॉल पर अकर होगा, तभी तो जाकर के क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वेल्व मैंने समझाया था। जब वेंट्रिकुलर डायस्टॉल होगा, वेंट्रिकल तो अपना ब्लड सारा मूव कर दिया सिस्टमिक और पल्मोनरी आर्क में, और उनका प्रेशर जैसे ही बढ़ा और वेंट्रिकल जैसे ही रिलैक्स होना शुरू हो गया तो अल्टीमेटली वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज हो गया। सो ब्लड क्या करेगा? जो ब्लड आर्क में एंटर कर चुका है पल्मोनरी और सिस्टमिक आर्क में, वहां से वो कोशिश करेगा कि वेंट्रिकल्स में एंटर कर सके, लेकिन बीच में क्या प्रेजेंट है? सेमिल्यूनर वेल्व, और जैसे ही ये ब्लड हिम्मत करेगा कि हम फिर से वेंट्रिकल में चले जाए जहां पर प्रेशर कम है, तुरंत सेमिल्यूनर वेल्व्स क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे।
यही कारण है कि हमारे हार्ट में स्पिंक्टर्स के जगह पे वेल्व दिए गए हैं और वेल्व की सबसे बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है और किसी भी कीमत पे वेल्व्स कभी भी बैक फ्लो अलाउ नहीं करता है। दैट इज नेक्स्ट है मुरमुर साउंड। मुरमुर साउंड कहां पे ऑब्जर्व होता है? ये उस समय ऑब्जर्व होगा मुरमुर साउंड जब हमारे वेल्व्स में डिफेक्ट आ जाएंगे, तब इस टाइप के साउंड अपन ऑब्जर्व करेंगे। याद रखिएगा एक टर्म है दैट इज वेल्व्यूलर स्टेनोसिस, मतलब जो वेल्व्स काफी ज्यादा नैरो हो जाएंगे, सकरे हो जाएंगे, उस कंडीशन को अपन वेल्व्यूलर स्टेनोसिस कहते हैं। नेक्स्ट आता है टर्म ब्लड प्रेशर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर, the pressure exerted by the flowing blood on the elastic wall of arteries, उस चीज को अपन क्या कहेंगे? ब्लड प्रेशर। क्योंकि ब्लड जिस प्रेशर से मूव करेगा, अब उस ब्लड ऑलरेडी फ्लूइड है और आप जानते हो कि फ्लूइड जब भी किसी क्लोज्ड एरिया से पास करता है वो अपने वॉल पर प्रेशर लगाता है एंड दैट प्रेशर इज कॉमनली नोन एज द ब्लड प्रेशर। इसके दो सब स्टेज होते हैं, पहला होता है सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक। आप जानते हो एक कॉन्ट्रैक्शन दूसरा रिलैक्सेशन। सिस्टोलिक प्रेशर यानी द प्रेशर ऑफ अ ब्लड, जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, कब एग्जर्ट होगा? ड्यूरिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा ड्यूरिंग सिस्टोल, जो ब्लड प्रेशर होगा वो तकरीबन 160 mm ऑफ Hg होगा। ये नॉर्मल है, नॉर्मल के केस पे। और नेक्स्ट आता है दैट इज अ डायस्टोलिक प्रेशर, यानी वो ब्लड प्रेशर जब हार्ट रिलैक्स होगा तो पर भी एक ब्लड बेसिकली क्या करेगा? प्रेशर अपने वॉल पे एग्जर्ट करेगा, उस चीज को डायस्टोलिक प्रेशर कहेंगे, जिसकी वैल्यू 80 mm ऑफ Hg होगी नॉर्मल क्राइटेरिया पे। याद रखिएगा नॉर्मल एडल्ट में जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 mm ऑफ Hg होती है। और हेल्स ने फर्स्ट टाइम मेजर किया था ब्लड प्रेशर, वो भी किस में? हॉर्स में। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर को मेंटेन और मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम स्फिग्मो मैनोमीटर होता है। ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है आर्टरीज से वेन्स तक। सो आर्टरीज, देन कैपिलरीज, देन वेन्स। ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट आता है पल्स। पल्स जिसे अपन वेव कहते हैं, वेव वो भी किसका? रिदमिक एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन ऑफ आर्टरीज, उस चीज को अपन पल्स कहते हैं। पल्स रेडियल आर्टरीज में ऑब्जर्व किया जाता है, वो भी रेस्ट में। आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर्स यहां पर टच करके बताते, क्योंकि इस रीजन में जो प्रेजेंट होता है वो हमारा रेडियल आर्टरीज प्रेजेंट होता है। बिल्कुल इस रीजन पे आप टच करके देखना, आपको इजीली क्या होगा? पल्स फील होगा। बिल्कुल यहां पे टच करोगे आप, आपको पल्स फील होगा। और वो जो है रिस्ट बोन का, जिसे अपन क्या कंसिडर करते हैं? रेडियल आर्टरीज कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा पल्स के हेल्प से अपन किसी का भी हार्ट रेट मेजर कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब पल्स प्रेशर क्या है? पल्स प्रेशर एक्चुअल में वो प्रेशर डिफरेंस है जिसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आता है, यानी द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक इज नोन एज व्हाट? पल्स प्रेशर। नॉर्मल एडल्ट के लिए सिस्टोल 120 होता है, डायस्टोल 80 होता है। सो डिफरेंस 40 mm ऑफ Hg, और यही 40 mm ऑफ Hg को अपन क्या कहते हैं? पल्स प्रेशर कहते हैं। अब 2-3 क्वेश्चंस आपके लिए। पहला कि पल्स प्रेशर किससे मेजर किया जाएगा? पल्स कैन बी मेजर बाय यूजिंग विच काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स? सेकेंड, क्या होगा उस समय जब हम लोग हार्ट का कॉर्डेट टेंडिने कट कर दे या फिर नेचुरली कॉर्डेट टेंडिने ब्रेक कर जाए, तब हमारे हार्ट का इंपैक्ट क्या होगा? यानी हमारा हार्ट ब्लड पंप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। नाउ अब हम लोग पाथ ऑफ ब्लड देखेंगे, यानी हमारी ह्यूमन बॉडी में
जो डबल सर्कुलेशन में पाथ ऑफ ब्लड किधर से किधर फॉलो करता है, ये अपन डिस्कस करेंगे। ये चार्ट डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था विलियम हार्वे। जैसे देखें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कहां से आ रहा है, कैपिलरीज ऑफ ऑर्गन से होता हुआ आ रहा है। वेन्यूल्स आपस में जुड़ते हैं वेन्स, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में आया, राइट एवी एपर्चर से पास होता हुआ राइट वेंट्रिकल पे चला गया, यानी कौन सा, ट्राइकस्पिड वाल्व को पास करता हुआ। क्यों? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दैट्स व्हाई। राइट वेंट्रिकल्स में आ गया, पल्मोनरी वाल्व से पास होता, दैट इज सेमील्यूनर वाल्व से पास होता हुआ पल्मोनरी आर्टरीज में आ गया। कहां चला गया? कैपिलरीज ऑफ लंग्स में चला गया। अब लंग्स में जाने के बाद ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को रीच करेगा, यानी पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजन रीच हो गया। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एवी एपर्चर दैट इज बाइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल, aortic valve दैट इज सेमील्यूनर वाल्व, aorta दैट इज सिस्टमिक aorta से होता हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टमिक आर्टरीज और आर्टेरियोल से होता हुआ कैपिलरीज ऑफ ऑर्गन के पास क्या होता है? पहुंच जाता है, और इसी जगह पे ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है और अल्टीमेटली जो CO2 इस ऑर्गन में प्रोड्यूस होते हैं उसे कैरी करके फिर से क्या कर देता है? लंग्स की तरफ आगे बढ़ता है लेकर के। नेक्स्ट, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस चीज को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। व्हाट इज ECG? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ग्राम और ग्राफ में। जरा ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को। जो इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ आवर हार्ट मसल्स, उस चीज को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। और ये ग्राफ जिस स्केच पे और जिस ग्राफ पेपर पे ऑब्टेन होता है उस चीज का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ध्यान रखिएगा, मशीन का नाम ग्राफ, जबकि जिस पेपर पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हार्ट का मॉनिटर किया जा रहा है ग्राफ पेपर पे, उसका नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का डायग्राम है और यही चीज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में ऑब्जर्व होता है। हम लोग एक कॉम्प्लेक्स वेव देखेंगे PQRST के बारे में, जबकि मैंने यहां पर एक नया वेव बताया दैट इज U। इसके पीछे का भी कारण समझेंगे। हालांकि स्केलेटल मसल्स का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब वो ऐसा पोटेंशियल कि अगर उसके नीचे कोई भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स आता है और उससे बिलो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आता है तो वो मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी प्रॉपर्टी को गेन नहीं करेगा, यानी मेम्ब्रेन एक्साइट नहीं होगा। उस मिनिमम वैल्यू को अपन क्या कह सकते हैं? दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। स्केलेटल मसल्स का -55 मिलीवोल्ट होता है, जबकि कार्डियक मसल्स का -90 मिलीवोल्ट होता है। ध्यान रखिएगा, यानी बिलो इसके अगर कोई भी इंपल्स मिलता है काम नहीं करेगा, इंपल्स को एक्साइट करवाए, मसल्स एक्साइट हो ही नहीं पाएगी। अब जरा अपन डायग्राम से देखेंगे। यहां जो P वेव है, ये P वेव रिप्रेजेंट करता है आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन को। मतलब यहां पर आर्ट्रिया अपना जो नॉर्मल शेप है, नॉर्मल शेप को छोड़ करके कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी P वेव में ही ऐसे नोड जनरली क्या करता है? इंपल्स प्रोड्यूस करता है। QRS, ये QRS में वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है। मतलब कि यहां पर AV नोड बंडल ऑफ हीस, बंडल ऑफ ब्रांच से लेकर के परकिंजे फाइबर तक जाता है, तब जाकर के ये QRS का फॉर्मेशन होता है, जिस चीज को अपन क्या कहते हैं? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कहते हैं। जबकि ये जो T वेव है, T वेव को अपन वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन कहते हैं। मतलब अब वेंट्रिकल अपने इनिशियल स्टेज में और फिर से नॉर्मल स्टेज पे क्या करता है? पहुंचता है।
और ये जो यू वेव है 30% ऑफ इंडिविजुअल में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पेपर पर ये यू वेव ऑब्जर्व किया जाता है, जबकि 70% में ये यू वेव प्रेजेंट नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। अब डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से होने वाले एबनॉर्मेलिटीज को, यानी आखिर क्या होगा जो कंसिडर कर लेगा हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कि हाँ भाई ये पर्सन कोई ना कोई परेशानी या कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित है। चलते हैं और अब अपन डिस्कस करते हैं एबनॉर्मेलिटीज रिगार्डिंग विद द ईसीजी। अब जरा देखें कि ईसीजी में क्या है कि हमें एबनॉर्मेलिटीज बता देगा। अगर पी आर इंटरवल यानी पी से लेकर के आर इंटरवल इंक्रीज हो जाए तब वो पर्सन को रूमेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं। रूमेटिक हार्ट डिजीज का मतलब कॉमन टर्म में जब कोई भी वाल्व डिफेक्ट हो जाता है या डैमेज हो जाता है उस हार्ट डिजीज का नाम अपन रूमेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं। आइदर आर्टेरियोस्क्लेरोटिक डिजीज हो, यानी जो आर्टरीज और वेन्स में कैल्सिफिकेशन हो गया हो, कैल्शियम डिपॉजिट हो गया हो। नेक्स्ट, दैट इज आइदर एट्रिया और एवी नोड में इंफ्लामेशन हुआ हो, तब उस चीज के वजह से पी और आर का इंटरवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसमें देखें आप कि इस जगह पे क्या हो रहा है, पी और आर वेव के बीच का ये जो लेंथ है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसी चीज को अपन क्या कहेंगे, लेंथिंग ऑफ पी आर इंटरवल, जो कि मोस्टली रूमेटिक फीवर या फिर वाल्व डैमेज के वजह से ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट है दैट इज एसटी सेगमेंट इज डिप्रेस्ड। जब ये एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड हो जाए तब इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, हार्ट आइसेमिया कहेंगे, जिसमें क्या होता है कि जो हार्ट का मसल है वो प्रॉपर और एप्रोप्रिएट अमाउंट पे ऑक्सीजन रिसीव नहीं कर पाता है और आइदर ऑक्सीजन की स्कार्सिटी हो जाती है, तब हमारा एसटी सेगमेंट कैसा हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। अब आप जरा देखें कि यहां पर जो वेव्स ऊपर में नॉर्मल फॉर्म करना था वो ऊपर में ना फॉर्म करके वो नीचे से ही डिप्रेशन में फॉर्म कर गया। सो इसी वजह से और इसी कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, दैट इज हार्ट आइसेमिया कहते हैं। और याद रखिएगा ये उस समय होगा जब हम लोग के हार्ट मसल्स में ऑक्सीजन की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कमी हो जाए, और ये उस समय होने के चांसेस होते हैं जब कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन कोरोनरी आर्टरीज में हो जाए, या फिर क्लॉट का, थ्रोम्बस का, या फिर कह सकते हो कि प्लैक का डिपोजिशन हो जाए कोरोनरी आर्टरीज में, जो आगे चल करके मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बनाता है। थर्ड है दैट इज कि अगर एसटी सेगमेंट एलिवेट हो जाए यानी बहुत ऊपर चला जाए, उस समय कहेंगे अपन क्या, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहेंगे। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन और ये रिप्रेजेंटेशन होता है कि अगर क्यूआर वेव्स बहुत ज्यादा लंबा हो जाए। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन वो होता है कि मान लीजिए हार्ट का, ये क्या चीज है, देखो जरा आप, मान लो ये हार्ट है, ये वेंट्रिकुलर पार्ट है, ये एट्रिया है। अब क्या है कि यहां से तो निकल रहा है, अब ये आर्टरीज में थ्रोम्बस वगैरह चला गया, सो यहां का टिश्यू तो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव नहीं कर पाएगा, सो यहां का टिश्यू जो डेड कर जाएगा, उसी कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहते हैं, जिसके वजह से एसटी सेगमेंट जो होता है वो एलिवेट कर जाता है। ये कंडीशन होती है जब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है। यहां पर आप देखो एस और टी कैसे एलिवेटेड स्ट्रक्चर फॉर्म किया, सो अल्टीमेटली इसी चीज को क्या कहेंगे, दैट इज मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जो कि आइडेंटिफाई कौन कर रहा है, हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आइडेंटिफाई कर रहा है। नेक्स्ट दैट इज अगर टी वेव
काफी लॉन्ग और सिलेंडर हो जाए तब उस चीज को अपन क्या कहेंगे, हाइपर कैलेमिया कहेंगे। यानी पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ब्लड में जब बहुत ज्यादा और बहुत एक्सेस हो जाएगा तब हमारा टी वेव जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, वेरी टॉल और सिलेंडर हो जाएगा। इस जगह पे आप देखो कि यहां पर टी वेव कैसा है, टी वेव आपको काफी ज्यादा एलिवेटेड दिखेगा और यही चीज के वजह से हमें क्राइटेरिया फाइंड आउट कर लेगा डॉक्टर कि हम लोग कहीं ना कहीं किससे सफर कर रहे हैं, हाइपर कैलेमिया से सफर कर रहे हैं। सो आज का वीडियो यही तक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस लेक्चर्स में पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर क्या है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। लास्ट टू लास्ट लेक्चर का जो अपने क्वेश्चंस दिए थे कि ब्लू व्हेल का साइंटिफिक नेम क्या है, उसमें अमन अयान, सुमन कुमावत, आयुषी दांग, रिंपल, कृष्णा राठौड़, श्रेया परमार, देन कीर्तन, शिवांग, वैभव और बहुत सारे, सूची और रुतवी, हीर पटेल, बहुत सारे स्टूडेंट ने मिलकर के बहुत अच्छा आंसर दिया कि उसका नाम था दैट इज बैलेनोप्टेरा मस्क्यूलस, इसका साइंटिफिक नेम है। और भी बहुत सारा, जैसे कि हम लोगों ने एनिमल किंगडम में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था कि लार्जेस्ट लेकिन अभी एक्सटिंक्ट और बहुत बुरी स्थिति में जो हमारे ब्लू व्हेल्स प्रेजेंट है, क्योंकि यही एक ऐसा मैमल है जो डीप सीज में भी और डीप ओशियंस में भी प्रेजेंट रहते हैं। बॉडी साइज होने के वजह से इनकी हार्ट बीट सबसे लो है। नेक्स्ट आता है हमारे बीच क्वेश्चंस कि जो मैंने बताया था कि एक्सरसाइज के वक्त हार्ट बीट इंक्रीज होता है और जबकि हार्ट जो है हार्ट बीट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्लड प्रेशर का। यानी ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा और अल्टीमेटली हार्ट रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि जो ब्लड फ्लो होगा तो वो ब्लड वॉल पे जो प्रेशर लगाएगा उसे ब्लड प्रेशर कहेंगे। मतलब कि ये उस समय उस ओल्ड एज वाले पर्सन को होगा जिसके अंदर आर्टरीज और ल्यूमेन, आर्टरीज वेन्स की ल्यूमेन काफी पतली हो चुकी होगी, उन लोगों को ये परेशानी होगा। क्यों? क्योंकि उनका तो बॉडी मैकेनिज्म से है, अब वॉल जितनी होनी थी डायमीटर की, अब उतनी डायमीटर की तो है नहीं, और जब उतनी डायमीटर की नहीं है तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, जिस वजह से हार्ट बीट क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा उसे मेंटेन करने के लिए। जबकि जो इंसान एक्सरसाइज करता है वो इंसान का एक चीज है कि नॉर्मल तो कोई ओल्ड एज वाले पर्सन तो एक्सरसाइज करते नहीं, एथलीट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं। अब जो एक्सरसाइज करते हैं वो मोस्ट ऑफ 30, 35, 40 के आसपास होते हैं। अब उनके केस में क्या रहता है कि जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में CO2 का लेवल बहुत जल्दी सडनली इंक्रीज होता है, जिस वजह से उस समय हार्ट की बीट फास्ट हो जाती है, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। जब स्ट्रोक वॉल्यूम किसी बंदे का इंक्रीज होता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो बॉडी में इंक्रीज हो सके और बॉडी पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन ना हो सके, इस वजह से उनका एक्सरसाइज करते वक्त हार्ट बीट इंक्रीज रहता है और ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज दोनों अलग अलग फेनोमेना है, ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज के टाइम पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ानी है, हार्ट बीट इंक्रीज होगा, लेकिन ब्लड प्रेशर में हमें हार्ट बीट घटानी है। क्यों? क्योंकि अब ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी कम हो चुकी है, ल्यूमेन बहुत सक्रिय हो चुकी है। अगर एक्सेस हो तो ब्लड हो सके जितना वो पंप करे वो वेंट्रिकल पे ही रह जाए, जिसके वजह से हार्ट चौक होने की परेशानी बनी रहती है। यही कारण है कि केमिकल रेगुलेशन होने के वजह से हमारा बॉडी इस चीज को रेगुलेट करता है।
मुझे अभी जस्ट 2 क्वेश्चंस मेरे माइंड में क्लिक किए। पहला कि कौन सा ऐसा नर्व है जो कंट्रोल करता है हार्ट बीट रेट को और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करता है हार्ट का लंग्स और किडनी के साथ। मतलब कि वो कौन सा नर्व है जो हार्ट, लंग्स और किडनी को आपस में कोऑर्डिनेट करवाता रहता है। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या होगा, व्हाट हैपन इफ एथलीट डू एक्सरसाइज एंड अ नॉर्मल पर्सन डू, तब क्या इफेक्ट हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम पे ऑब्जर्व होगा। इन दोनों का आंसर अब बहुत अच्छे तरीके से ढूंढे, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है और आप पूरा मेरे बातों पर यकीन करके चल सकते हो कि इन दोनों क्वेश्चंस को ढूंढते वक्त आपको 2 चैप्टर्स का हेल्प लेना पड़ सकता है। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपना आंसर इस कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे और अच्छे तरीके से एक एक आंसर और एक एक कंटेंट के बारीकी को समझ करके आप आंसर कमेंट बॉक्स पे डालोगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट यूट्यूब लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।